Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के हिस्ट्री की इस क्लास में हम रोलेट एक्ट 1919 में जो आया था इसके मुतालिक पढ़ेंगे। लास्ट सेशन तक के हमने गांधी जी ने जो 3 सत्याग्रह किए थे उसको समझा। वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा आपको, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो अब पेज नंबर 71 पर जो है तामीरी काम रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ तहरीक 1919 में जो रोलेट एक्ट हुआ था, क्यों हुआ था, क्या इश्यूज़ थे, हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था उसका, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो शुरुआत करते हैं रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ तहरीक। इसका जो रिलेशन है वो जुड़ा हुआ है पहली आलमी जंग के साथ। पहली आलमी जंग के दौरान इनकलाबियों के ख़िलाफ़ सख्त कानून नाफिज किए गए थे जिसमें इनकलाबियों को किसी भी किस्म के गुनाह ना करने के बावजूद गिरफ़्तार करके जेल के हवाले किया जाता था और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जाते थे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि पहले आलमी जंग में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ मांगा और उनसे यूँ कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए पहली आलमी जंग में और उसके बाद हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, या फिर उनको जो हक़ मिलने चाहिए वो उनको हक़ मिल जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेज़ सरकार तो बहुत ही स्मार्ट और प्लानिंग के साथ अपना काम करते थे। अब अंग्रेज़ सरकार ने जब पहली आलमी जंग ख़त्म हुई उसके बाद भारतीयों पर जो भी इनकलाबी थे जिन्होंने पहली आलमी जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लड़ाई की थी, उसमें इनकलाबियों को पर उन्होंने ज़्यादा सख्त कानून नाफिज कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने जो भी इनकलाबियों को किसी भी किस्म का गुनाह ना हो तो भी उसमें गिरफ़्तार करने का उन्होंने एक कानून बना दिया। इसके साथ वो जो भी मतलब क्रांतिकारी थे, इनकलाबी थे, उनके घर में उनके घर की छानबीन करते, तलाशी करते और अगर वहाँ पर कोई भी छोटा क्लू क्यों ना मिल जाए उनको वो डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो ऐसा एतमाद था कि जंग के बाद सरकार ऐसे ज़ालिमाना कानून वापस कर लेगी, लेकिन हुआ कुछ उसका ऑपोजिट ही था। सरकार ने ज़ालिमाना कानून मार्च 1919 में सरकार ने रोलेट एक्ट तैयार करके नाफिज करने की वजह से हिंदुस्तानी चौंक गए। हिंदुस्तानियों ने तो सोचा था कि जुल्म कम हो जाएंगे, लेकिन ये जुल्म तो और बढ़ गए। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक नया कानून लागू कर दिया, रोलेट एक्ट, और साथ ही ये कानून में तो कुछ इस तरह से भी था कि हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने एक अलग ही अदालत और कानून बना दिया था। इसके मुताबिक किसी भी हिंदुस्तानी पर अदालती कार्रवाई के बगैर उसे जेल में डाला जा सकता है। मतलब में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो कानून था वो सिर्फ एक तरफा था। हिंदुस्तानियों को किसी भी अदालती कार्रवाई नहीं होने के बाद ही डायरेक्ट ही उनको कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी और डायरेक्ट उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इवन इसके अलावा यहाँ तक कि कानून था कि ये कानून में जो एक बार फैसला हो गया तो आगे कोई अदालत में कानून नहीं जा सकता। फाइनल फैसला जो होता था वो अदालत के जो भी कानून होता था वो हो जाता था। इन शॉर्ट जो भी बेगुनाह हो, हिंदुस्तानी हो, वो अपनी परेशानी कोई और जगह लेकर नहीं जा सकता था। रोलेट एक्ट हिंदुस्तानियों के लिए बेहद काबिल नफ़रत था। जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तानियों को खुद इख्तियारी हुकूमत देने का दिलासा दिया था। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तानियों को बखूबी तौर पर ये एहसास, एक वादा दिलाया था कि हम आपको खुद इख्तियारी हुकूमत देंगे। मतलब में आप भी अपनी बात को सरकार में रख सकते हैं, आपकी खुद की भी सरकार होगी। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने इस कानून के ज़रिए लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। ये एक तरह का वादा खिलाफ़ी ही था। अब हमने पहले ही देखा कि गांधी जी भारत में इंटर हो गए थे, तो गांधी जी ने इस कायदे को सियाह कानून करार दिया। गांधी जी ने कहा कि रोलेट एक्ट का जो कानून है वो कैसा कानून है, काला कानून है, सियाह कानून है। आपका 1 मार्क्स में सवाल आता है क्या कि सियाह कानून जो काला कायदो छे ए काला कायदो कोने कहवाय छे, तो आपको लिखना है कि जो सियाह कानून है वो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। भारत की जंग आज़ादी की रहनुमाई अपने हाथों में ली और गांधी जी ने एक सत्याग्रह मजलिस का इनेकाद करके जेल भरो तहरीक शुरू की। जी हाँ, जेल भरो तहरीक शुरू की। अंग्रेज़ जो चाहते थे वही हुआ। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ सरकार ऐसे भी हमें जेल में ही डाल रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि जो भी हो सके हमें क्या करना है, तहरीक चलानी है, जेल भरो तहरीक। रोलेट एक्ट के खिलाफ़ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। जेल भरो तहरीक से उन्होंने सत्याग्रह अपना शुरू किया। अब ये जो सिलसिला चल रहा था रोलेट एक्ट का, इसी दौरान हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस एक वाक़या रूनुमा हुआ, जलियांवाला बाग।
का कत्लेआम, गुजराती में कहेंगे जलियांवाला बाग ना हत्याकांड। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्सा है। अगर हम इसको फील करके देखें तो बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ सरकार की जो पॉलिसी थी, एक तरफा पॉलिसी थी, उसका भोग जो बने वो है जलियांवाला बाग में जितने भी लोग मौजूद थे वो। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को कुचलने के लिए सरकार ने सख्त इकदाम उठाए। रोलेक्ट एक्ट के लिए गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू कर दिया था उसके लिए अंग्रेज़ सरकार भी और ज़्यादा कड़क बन गई। मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली में सत्याग्रह करने वालों पर गोलियां चलाई जाने लगी। गांधी जी ने मुल्की सतह पर हड़ताल का ऐलान कर दिया। लोग खुद अपनी मर्ज़ी से बड़ी तादाद में इसमें शामिल होने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम करने लगी थी। और जो कायदा था, रोलेक्ट एक्ट का जो कानून था, वो हिंदुस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला कायदा था। सरकार ने लोगों की मुखालिफत का सामना करने के लिए 144 की कलम का अमल कर दिया। मतलब में उन्होंने 144 की कलम लागू कर दी। कर्फ्यू टाइप था जिसमें कोई भी फ़र्द ग्रुप हो, वो कोई एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। हथियारों के साथ तो बिल्कुल नहीं इकट्ठा हो सकते थे। ये कानून उन्होंने लागू कर दिया। ख़ास तौर से पंजाब में उस वक्त हालत बड़ी धमाके खैज़ थे। अब पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब के अमृतसर इलाके में 13 अप्रैल 1919 में एक वसी अज़्दहाम मतलब एक बहुत बड़ा मजमुआ अपने हरदिल अज़ीज़ रहनुमा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ़्तारी की मुखालिफत करने के लिए जमा हुआ था। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अंग्रेज़ सरकार की तरफ से पंजाब से बाहर कर दिया गया था। और ये पंजाब के जितने भी रहवासी थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हरदिल अज़ीज़ थे। तो इनकी मुखालिफत मतलब अंग्रेज़ सरकार की मुखालिफत करने के लिए लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना तय किया था। और वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है जलियांवाला बाग, यही है जलियांवाला बाग। क्या हुआ था इसमें वो समझते हैं। जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए कई लोग आए हुए थे। जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। गैर मसले लोगों के हुजूम पर अमृतसर के लश्करी कमांडर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई। जितने भी लोग बैसाखी के त्यौहार में जलियांवाला बाग में आए थे वो गैर मसला थे, यानी कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, ना ही तो उनका इंटेंशन कोई लड़ाई वगैरह का था। वो तो सिर्फ़ अपने हरदिल अज़ीज़ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की मुखालिफत करने के लिए और बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस वक्त के जनरल डायर, लश्करी कमांडर जो थे, जनरल डायर, जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, यही है वो जनरल डायर, उन्होंने अपने लश्कर के पास गोलियां ख़त्म ना हो जाए तब तक जितने भी लोग जलियांवाला बाग में थे उनके ऊपर गोलियां बरसाई। अब जलियांवाला बाग जो था वो कुछ इस तरह से था कि उसमें बाहर जाने का रास्ता सिर्फ़ एक ही था। वहाँ से ही जलियांवाला बाग में लश्करी कमांडर जनरल डायर के ऑर्डर के मुताबिक गोलियां बरसाई गई। 1000 अफराद इस फायरिंग में हलाक हुए और कई अफराद तो ज़ख्मी हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ सरकार ने पंजाब में मार्शल लगाकर लोगों पर बेहद जुल्म ढाए। इस गमनाक वाक़ये ने तमाम हिंदुस्तानियों को बेहद रंजीदा कर दिया। कहा जाता है कि जब जनरल डायर यहाँ पर जब उन्होंने इतनी सारी गोलियां चलाई, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा चला, जो भी मतलब इंक्वायरी की गई, उसके बाद जनरल डायर जब ब्रिटिश गए वहाँ पर लोगों ने उनका अशरफिया देकर उनका इस्तकबाल किया। इस तरह से हमें हिस्ट्री में जानने मिलता है कि जनरल डायर को किसी भी तरह का अफसोस नहीं था। उनका मानना तो ये था कि मेरे पास गोलियां ख़त्म हो गई थी, अगर मेरे पास गोलियां होती तो मैं जलियांवाला बाग में किसी को भी ज़िंदा बचने नहीं देता। इस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्ते गैर मुस्लिम लोगों पर उनको खबर किए बिना गोलियां चलाई और कई लोग इसका शिकार हुए। तमाम मुल्क में एक दहशत का माहौल खड़ा हो गया। साम्राज्य हुकूमत की ज़बरदस्त मुखालिफत की गई। आमराना हुकूमत
अंग्रेज़ सरकार की आमराना हुकूमत की, वो जो चाहते थे वो करते थे, आवाम की कोई भी मर्ज़ी को वो वैल्यू नहीं देते थे। इस वाक़ये से अफसरदा होकर रवींद्रनाथ टैगोर ने उनका नाइट का खिताब वापस कर दिया। आपको याद रखना है, नाइट का खिताब रवींद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उसको देखकर अफसरदा होकर उन्होंने वो नाइट का खिताब सरकार को वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग रियली अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में एक दर्दनाक वाक़या है। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में जो एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे और कुएं का हाल कुछ यूँ था कि कुआं पूरा पानी की बजाय खून से भर गया था। कई सारे लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे, लेकिन वो भी बच नहीं पाए। उसके बाद जलियांवाला बाग जो अभी लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं, देखने जाते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, वहाँ पर आज भी जो गोलियाँ चलाई गई थी, उस गोलियाँ के निशान वहाँ पर मौजूद है। जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो सिम्बॉल्स है चौकोर, वो गोलियों के निशान है। मतलब आज भी जलियांवाला बाग में वो गोलियों के निशान हमें नज़र आते हैं। कई बच्चे लापता हुए, कई लोग इसमें मर गए, कई लोग हलाक हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए। इस तरह से जनरल डायल के सिर्फ एक हुक्म से कई लोग इसमें तबाह हो गए। इस जो जलियांवाला बाग था, इस हत्याकांड के बाद लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आया और लोग और ज़्यादा शामिल हुए गांधी जी के साथ आज़ाद भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और उसके बाद भी बहुत सारी तहरीकें हुई। लास्ट में एक तहरीक हुई, हिंद छोड़ो तहरीक, जिसके बाद अंग्रेज़ सरकार की जो हुकूमत थी वो भारत में से ख़त्म हो गई। आपको इस वीडियो को देखना है। जलियांवाला बाग आपका सेक्शन सी में, डी में या सी में सवाल आता ही है। रोलेक्ट एक्ट का भी एक मार्क्स के लिए तो सवाल आपसे पूछा ही जाता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप देखो, आपको समझ में आएगा। वीडियो को रिपीट देखो, समझो उसे सही तरीके से। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।